हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंदर हमने पढ़ लिया था कुपोषण। और कुपोषण में हमने पढ़ा था विटामिन और प्रोटीन, इनकी कमी के कारण जो कुपोषण होता है ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नंबर 3 खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण का मतलब कि वे रोग या वो हानिकारक प्रभाव जो हमारे भोजन के अंदर खनिज तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले खनिज कुपोषण की परिभाषा लिखते हैं। भोजन में लगातार किसी खनिज तत्व की कमी के कारण शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को खनिज कुपोषण कहते हैं। अब बात करें खनिज कुपोषण की, तो खनिज कुपोषण के अंदर कुछ मुख्य तत्व हैं जिनका विवरण यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी पूरे खनिज तत्वों के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते। इस क्लास में कुछ खनिज तत्व जैसे 6 तत्वों का आपको बताया जाएगा, तो लिख लेते हैं। कुछ प्रमुख खनिज तत्व निम्न। नंबर 1 बात करते हैं अपन, या ए लगा लेते हैं, सोडियम। अब जैसे ही हम सोडियम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो कि हमें सोडियम मिलता कहाँ से है, दूसरी बात कि सोडियम करता क्या है, यानी एक तो सोडियम का कार्य और एक सोडियम के प्राप्ति स्रोत। तो सबसे पहले बात करें कि सोडियम मिलता कहाँ से या हम सोडियम ग्रहण कैसे करते हैं। तो उसके पीछे अपन को नॉर्मल एक चीज़ पता है कि हम जब बोलते हैं नमक, जो अपन साधारणतः नमक काम में लेते हैं, उसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी उसके अंदर सोडियम होता है। तो इसके अगर प्राप्ति स्रोतों की बात करें या ये कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहला तो मिलता है नमक से, दूसरा होता है मछली में। जो हमारा नमक है उसमें भी सोडियम होता है, जो मछली होता है उस मछली होती है उसमें भी सोडियम होता है, अंडे में होता है, मांस में होता है और दूध में होता है। यानी सोडियम हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, मछली से, नमक से, अंडे से, मांस से और दूध से। अब बात करें कि सोडियम कार्य क्या करता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्राप्ति स्रोत। ये तो थे प्राप्ति स्रोत। अब इसका कार्य लिखें कि सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य, पहला कार्य तो ये होता है कि शरीर की जो मांसपेशीय संकुचन होता है उसको नियंत्रित करना, और दूसरा काम है तंत्रिकी आवेग संचरण करवाना, और तीसरा काम है शरीर का विद्युत अपघटन करना व संतुलन बनाए रखना। तो लिख लेते हैं नंबर 1 मांसपेशीय संकुचन, यानी सोडियम किसके लिए जिम्मेदार है, एक तो मांसपेशीय संकुचन के लिए। नंबर 2 तंत्रिकीय आवेग संचरण के लिए।
नंबर 3, शरीर के विद्युत अपघटन व संतुलन के। सोडियम के 3 कार्य हो गए, 1, 2, 3। इसके बाद में नंबर 2 बात करते हैं अपन। सोडियम के बाद में आता है पोटेशियम, बी लिख लेते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम लगभग सभी पदार्थों में मिलता है, तो अपन इसका प्राप्ति स्रोत लिखते हैं, प्राप्ति स्रोत। तो पोटेशियम मिलता है सभी में, तो यहां लिख देंगे सभी भोज्य पदार्थों में। यानी सोडियम किसमें पोटेशियम किसमें पाया जाता है? लगभग सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। अब बात करें कि इसके कार्य क्या है, तो इसका पहला कार्य है वो तो है सोडियम की सहायता करना, और सहायता करते करते ये क्या करता है? समस्त कोशिकीय क्रियाओं का नियमन करता है या नियंत्रण करता है या उनका संचालन करता है। तो कार्य लिख लेते हैं, सोडियम की सहायता करते हुए कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। ये हो गया अपना पोटेशियम। तो खनिज कुपोषण के अंदर हमने 2 की बात कर ली, सोडियम और पोटेशियम। हम टोटली बात करेंगे 6 खनिज तत्वों की, 2 की बात हो गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नंबर 3 बात करते हैं अब कैल्शियम की, जो हमारा तीसरा खनिज, यहाँ लिख देते हैं खनिज तत्व है या खनिज कुपोषण, क्योंकि ये हमारा टॉपिक दोनों क्लियर हैं। और अब बात करते हैं खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में तीसरा जो खनिज तत्व है वो है कैल्शियम। नॉर्मली हमें ये पता है कि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती है, तो कैल्शियम का कार्य तो हमें लगभग पता लग जाता है कि सर कैल्शियम का कार्य तो हमारी हड्डियों की सुरक्षा करना या हड्डियों को मजबूत बनाना होता है। लेकिन ये प्राप्त किससे होता है? तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत की बात करें तो कैल्शियम पाया जाता है दूध में, जो कैल्शियम है वो एक तो पाया जाता है दूध में, दूसरा अंडे में, तीसरा हरी सब्जियों में। जो तीसरा है वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। अब बात की हमने कि हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी होती है, तो कैल्शियम का कार्य क्या होता है? कैल्शियम का कार्य होता है वो विटामिन डी के साथ, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए लाभदायक होता है। तो कैल्शियम क्या करता है? विटामिन डी के साथ, विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हड्डियों को मजबूत बनाना, ये हो गया कैल्शियम का कार्य। अब कैल्शियम के बाद में बात करते हैं अपन फास्फोरस।
जो कैल्शियम के बाद में जो अगला खनिज तत्व है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस पाया जाता है एक तो दूध में, हरी सब्जियों में, बाजरा में, यकृत में और वर्कक में। तो लिख लेते हैं दूध, पहले लिखते हैं प्राप्ति स्रोत, फास्फोरस मिलता है हमको दूध से, हरी सब्जी से, यकृत से, वर्कक से और बाजरा से। ये इसकी क्या हो गए प्राप्ति स्रोत की। फास्फोरस पाया जाता है दूध में, हरी सब्जियों में, यकृत में, वर्कक में और बाजरा में। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके कार्य की कि सर फास्फोरस का कार्य क्या होता है। तो फास्फोरस का कार्य होता है, जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा सोडियम। सोडियम के साथ में कौन काम करता है? पोटेशियम। सोडियम के साथ में मिल जाता है पोटेशियम, और पोटेशियम पहले को सहायता करता है, दूसरा तीसरे को सहायता करता है, चौथा। तो फास्फोरस का काम हो गया कैल्शियम की सहायता करना, यानी इसका कार्य है कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करना। हमारे 4 खनिज तत्व कंप्लीट हो गए। नंबर 5 बात करते हैं ई। हमारा पहला खनिज तत्व था सोडियम, दूसरा था पोटेशियम जिसको लिखते हैं अपन केमिस्ट्री में कैसे, सोडियम को Na से, कैल्शियम Ca, फास्फोरस P। इसके बाद में जो 5वां आता है वो है लोहा, जिसको अपन आयरन भी बोलते हैं। लोहा, हमने एक बात सुनी कि हमारा जो रक्त होता है उसमें लोहा तत्व पाया जाता है। जब भी हमें चोट लगती है और जो रक्त बाहर निकलता है कुछ समय पश्चात वो रक्त जंग के कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो लोहा होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन व जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? जंग बना लेता है। इसी कारण उसका कलर जंग जैसा हो जाता है। अब बात करें कि हमें लोहा मिलता कहाँ से, कि हमारे इस शरीर के अंदर लोहा आता कहाँ से? तो प्राप्ति स्रोत की बात करें तो पहला तो है यकृत, कि सर हमें यकृत से लोहा मिलता है। दूसरा मिलता है वर्कक से, यकृत से मिलता है, वर्कक से मिलता है, अंडे से मिलता है, और चौथा है बाजरा। यानी लोहा इन चीज़ों में पाया जाता है। अब बात करें लोहे का कार्य, तो हमने ये पढ़ा कि हमारे अंदर जो रक्त पाया जाता है उसके अंदर जो रक्त कणिका होती है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, जिसके कारण ही हमारे रक्त का रंग क्या होता है? लाल। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का करता है, परिवहन करता है, वह CO2 का परिवहन करता है। तो लोहे का पहला कार्य है वो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। ठीक है, पहला काम हो गया हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। दूसरा लोहे का कार्य होता है ऊतकों का ऑक्सीकरण करना। ऊतकों का ऑक्सीकरण करना। अब इसके बाद में हमारे 5 तो कंप्लीट हो गए और हमारा लास्ट जो बचा वो बचा आयोडीन। हमारा लास्ट खनिज तत्व है आयोडीन, जिसको अपन केमिस्ट्री में लिखते हैं आई से। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि
आयोडीन हमें प्राप्त किससे होता है? तो बार बार यही कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाएं। तो हमारा पहला जो प्राप्ति स्रोत है वो तो हो गया नमक। इसके बाद में दूसरा जो आयोडीन का स्रोत है वो है समुद्री भोजन। कि हमें नमक से, समुद्री भोजन से और पत्तों वाली सब्जियों से इनसे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। अब बात करें आयोडीन के कार्यों की, तो आयोडीन का कार्य होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में इसको मिटा देते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब जो हमारा मुख्य टॉपिक था कुपोषण, कुपोषण कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा टॉपिक आएगा वो है मानव स्वास्थ्य। तो हमारा जो टॉपिक आया वो क्या था? मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे, वो बिंदु है पीने योग्य जल। पीने योग्य जल कि सर कौन सा पानी पीने योग्य होता है और कौन सा नहीं। तो पीने योग्य पानी के क्या क्या गुण होने चाहिए? तो पहला गुण है कि आँखों से दिखाई देने वाला, आँखों से दिखाई देने वाला कचरा न हो। पहला गुण हो गया आंखों से कोई कचरा दिखाई नहीं दो। दूसरा पीएच संतुलित हो। पीएच क्या हो? संतुलित हो। नंबर 3 आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। पीने योग्य के पहले गुणों की बात करें तो आंखों से दिखाई देने वाला कचरा ना हो। नंबर 2 पीएच संतुलित हो। नंबर 3 आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। नंबर 4 धूल व मिट्टी के कण न हो। नंबर 5 अगर अपन लिखना चाहें तो उसमें कोई बैक्टीरिया या जीवाणु न हो या संदूषित ना हो। दूषित ना हो। ये पीने योग्य पानी के गुण हो गए। अब बात करें कि इसके बाद में अगर हम दूषित जल पीते हैं तो दूषित जल पीने से हमें क्या होता है? तो दूषित जल पीने से, जैसे अपन बात करें दूषित जल पीने से हानियां। दूषित जल पीने से हमें क्या हानियां होती है उसकी बात करें तो दूषित जल पीने से हमें बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस हो जाता है, फ्लू हो जाता है, नारू हो जाता है। राजस्थान के अंदर पुराने समय में एक रोग चलता था जिसका क्या नाम था? नारू। नारू रोग का जो रोग जनक था, ये रोग होता था ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस
मेडिनेंसिस, ये इसका जो कृमि था, इसकी वजह से ये रोग होता था। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि था। ये कृमि जल के अंदर अपने अंडे देता था, उन अंडों से लार्वा निकलता था, और वो लार्वा जैसे ही कोई स्वस्थ व्यक्ति वो दूषित जल पीता, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता, और उसके शरीर में प्रवेश करके ये अपनी कृमि अवस्था जैसे ही धारण करता तो उस व्यक्ति के फोड़े होने लगते, और वो ये रोग इतना दर्ददायी था कि इसके इलाज नहीं होता कोई। डॉक्टर क्या करता, फोड़े के अंदर चिमटी की सहायता से उन लंबे लंबे कीड़ों को निकालता, तो वो एक बहुत ही दर्ददायक रोग था। लेकिन नारू उन्मूलन कार्यक्रम, ये एक राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था, जिसमें यह योजना थी, जिसके अंदर नारू उन्मूलन कार्यक्रम ने लगातार प्रयास किया, जिससे सन 2000 के बाद में राजस्थान में एक भी नारू रोग का मरीज नहीं मिला। आज के लिए बस इतना ही। अब कल इसके आगे अपन जो इसी का दूसरा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य का मोटापा, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।